नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। हमारी विशेष पेशकश सत्ता का महासंग्राम आप देख रहे हैं। यूपी में आज अंतिम और 7वें आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर लखनऊ से हमें मिल रही है। यूपी में आखिरी चरण का आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। अब तक का टोटल वोटिंग प्रतिशत आपको बता देते हैं, 8.58% वोटिंग हो चुकी है। आजमगढ़ की बात की जाए तो 8.08% वोटिंग हो गई है। मऊ में 9.99% वोटिंग हुई है। जौनपुर की अगर बात की जाए तो 8.99% वोटिंग हो चुकी है। गाजीपुर में 7.95% वोटिंग हो चुकी है। चंदौली में 7.95% वोटिंग हो चुकी है। वाराणसी में 8.93% वोटिंग हुई है। मिर्जापुर में 8.84% वोटिंग अब तक हो चुकी है। भदोही की अगर बात की जाए तो 7.43% वोटिंग हो चुकी है। सोनभद्र सीट पर 8.58% मतदान हुआ है। आखिरी चरण का मतदान जारी है। 10 मार्च को मतगणना होगी। यूपी के पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें योगी सरकार के 7 मंत्रियों के साथ 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चलिए, और सत्ता का महासंग्राम और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से मलिक जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कितनी उम्मीद भाजपा को इस बार दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर हम बात करें खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जो रहा है, प्रधानमंत्री लगातार 2 दिन तक यहां पर डटे रहे और जोर शोर से प्रचार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो कितनी उम्मीद इस बार? देखिए, लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और एक मजबूत समर्थन के साथ 2017 से भी बड़ा स्कोर देकर के योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए तत्पर है। वो पहले चरण से लेकर 7वें चरण जिसका मतदान आज हो रहा है। आप 10 मार्च को देखेंगे कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमल ही कमल मजबूती के साथ खिलने वाला है, क्योंकि योगी सरकार ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को साकार किया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को साकार किया, कोरोना महामारी को कंटेन करने में एक बड़ी मजबूत सफलता पाई और जिस तरह से उन्होंने फ्री वैक्सीन, फ्री चिकित्सा का कार्य किया, जिस तरह से किसानों के लिए किसानों के खाते में गन्ना खरीद से लेकर के एमएसपी पे गेहूं धान खरीद का पैसा उन्होंने भेजा, किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा और किसानों की पेंशन का पैसा भेजा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे एक्सप्रेस वेज हो, इनके निर्माण को लेके या नहर परियोजनाएं जो वर्षों से लंबित पड़ी थी उनको पूरी करके किसानों को एक बड़े पैमाने पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आज उत्साहित है और यही कारण है कि पूरे आप गाजियाबाद से लेकर के सोनभद्र देख लीजिए या बिजनौर से लेकर के कुशीनगर तक देख लीजिए, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की ही आवाज आ रही है। जनता जनार्दन की जो आवाज है, आप जिससे पूछेंगे जो विरोधी दल के लोग भी। मलिक जी, क्या लगता है हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी की आवाज आ रही है? और एक चीज और यहाँ पर मलिक जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है वाराणसी में डटे रहे और कह सकते हैं कि तमाम दिग्गजों ने बहुत जोर शोर से मोर्चा संभाला हुआ था। क्या इस बार की लड़ाई बीजेपी के लिए टफ है, जो इस तरीके का माहौल जो है वाराणसी में देखा गया? नहीं, सवाल टफ का नहीं है,
देखिए, भाजपा लोकतंत्र का के 500 उत्सव राज्यों से पलायन होने वाला है। उन्होंने बिजनौर की बात की, उन्होंने सोनभद्र की बात की। बिजनौर से भाजपा का खदेड़ा हुआ और सोनभद्र में किस तरीके से नरसंहार हुआ था आदिवासियों का, देश ने देखा था। उन्होंने कोरोना को कहा कि हमने बहुत अच्छे मैनेज किया। मां गंगा में किस तरीके से लाशें बह रही थी, लोगों के पास अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं कराई सरकार ने। और जिस तरीके से किसानों के साथ छल कपट किया है, अभी भी 3700 करोड़ किसानों का बकाया है। खाद का कट्टा 200 का बिक रहा है। तो और ये दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं कि गुंडे की पार्टी है, यहाँ पे माफियाओं की पार्टी है। लेकिन सबसे ज्यादा दागियों को टिकट भाजपा ने दिए हैं। और इन्होंने ये भी, आपने पूछा सवाल कि मोदी जी बनारस में डटे हुए हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं, वो डटे हुए हैं, डमरू भी बजा रहे हैं और पान भी खा रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि सुमी यूनिवर्सिटी में 700 छात्र हमारे फंसे हुए हैं और खारकीव में भी छात्र फंसे हुए हैं। वहां पे जो आज यूक्रेन में हमारे छात्रों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हमारी सरकार ने उनको लाचार छोड़ दिया है। हमारे जो मंत्री वहां पे गए हैं वो केवल सेफ बॉर्डर से उनको फ्लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए जो अंदर यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाना चाहिए था, वो इवैक्यूएशन होना चाहिए था। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस डबल इंजन के कुशासन के खिलाफ में वोट कर रही है, इनको हराने का काम करेगी। बेरोजगार युवा हो, महिलाएं हो, वो इनको वोट से चोट करेंगी। पूनम जी। बिल्कुल। हरीश चंद्र जी, आपने मलिक जी को सुना। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं उनको निकालना चाहिए था, ना कि वाराणसी में डटे रहना चाहिए था, जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रहे। देखिए, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जान रही है कि आज तिरंगा कवच बना है। पाकिस्तान के भी छात्र तिरंगा लगा करके और छुप करके निकल रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया देख रहा है कि भारत के लोग किस तरह से किस कुशलता के साथ अपने नागरिकों को वहां से निकाल करके और अपने स्वदेश ला रहे हैं सम्मानजनक तरीके से। ये भारत की पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। ये बात अवश्य है कि जो लोग नकारात्मकता के सिंड्रोम से पीड़ित हैं वो नकारात्मक बात ही करेंगे। वहाँ जो लोग हैं वो आज सम्मान से ये बात कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए काम कर रहे हैं, वो बात किसी से कहने की नहीं, परिणाम सामने है, सामने से सबको दिखाई पड़ रहा है। मलिक जी, मतलब लगता है हरीश चंद्र जी को आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग नकारात्मकता से पीड़ित हैं, इसलिए आपको सकारात्मक चीजें दिखाई नहीं देती हैं। हमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से सिंधिया जी वहां पे रोमानिया में बच्चों को झूठ बोल रहे थे कि मोदी जी ने खाना खिलवाया है, इनको अकोमोडेशन दिया। लेकिन रोमानिया के मेयर ने उनको बच्चों के सामने डांट लगाई कि आप झूठ बोल रहे हो, मैंने खाना दिया है, मैंने अकोमोडेशन दी है। तो श्रीवास्तव जी नहीं देख पा रहे सच्चाई क्या, वहां पे टॉयलेट साफ कराए जा रहे हैं भारतीयों से। ट्रेन, हाँ ये मैं मानता हूं तिरंगे का हर भारतीय सम्मान करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा जो इनके दावे हैं। ट्रेन में भी नहीं चढ़ने दिया जा रहा भारतीयों को। और एक हमारा छात्र को गोली लग के उनकी मौत भी हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा श्रीवास्तव जी बहुत वरिष्ठ, गोली लगी थी उनको भारत लाया गया है। आपने खबर पढ़ी नहीं आप? मैं जिनकी डेथ हो गई है मैं उनकी बात कर रहा हूं। और दूसरी बात ये, श्रीवास्तव जी बहुत वरिष्ठ है, उनको शायद पता नहीं होगा सिंधिया जी को वहां के मेयर ने डांट लगाई है रोमानिया के कि आप झूठ बोल रहे हो, खाना तो रोमानिया दे रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? हरीश चंद्र जी, जो छात्र वहां के यहाँ आकर के जो बयां कर रहे हैं वो मलिक जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा ना कि जिन लोगों केवल निगेटिव एक नकारात्मकता के सिंड्रोम से जो लोग पीड़ित हैं, फिर वही बात आ गई, नकारात्मकता मुझे लगता है कि वो लोग सकारात्मक चीजों को ना तो देख पाते हैं न सुन पाते हैं। वहाँ के हजारों छात्र जो यहाँ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं उसको मुझे लगता है मलिक जी ने पढ़ा था, उसको सुना। ठीक है। तो उनको केवल रोमानिया में कहीं की कोई बात सुनाई पड़ गई जो मुझे तो नहीं सुनाई पड़ी। ठीक है, बीजेपी को सुनाई नहीं दी है ऐसी कोई बात जो आपको सुनाई दे रही मलिक? जिन हजारों हजार छात्र उनको सुनाई लाया जा रहा है, हमारी परिवारों से राजनीति है, खुशी को देखिए कि जिस तरह से जिस सब सम्मानजनक ढंग से वहाँ से इन लोगों को ला करके और उनको सुरक्षा प्रदान किया भारत सरकार ने, वो अपने आप में ये हमारा कर्तव्य भी है। कोई एहसान
हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने अपनी कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उसको पूरा करने का काम किया है। ठीक है, बीजेपी के काम कांग्रेस को दिखाई नहीं देते क्या मलिक जी? मतलब बीजेपी जो कुछ भी करती है कांग्रेस हमें उसमें दिखाई देते हैं। नुक्स निकाल हमें देती है, दिखाई देते नकारात्मकता ले हैं। आती है, नेगेटिविटी फैलाती है। नहीं, हमें दिखाई देते हैं। मैं श्रीवास्तव जी की इस बात से सहमत हूं कि ये एहसान नहीं है, ये ड्यूटी है हर सरकार की, वो किसी की भी सरकार हो, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सकारात्मक राजनीति उत्तर प्रदेश में किसी ने की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है, चाहे महिलाओं को 40% टिकट देने का काम किया हो। हमारे माननीय योगी जी ने किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, कभी वो आतंकवाद को ले आते हैं, कभी पाकिस्तान को ले आते हैं, कभी बुलडोजर को ले आते हैं। बुलडोजर पे मुझे याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने 274 नोटिस रद्द कर दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, जो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी जब्त की थी, जो एनआरसी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये संविधान को नहीं मानते हैं भाजपा के लोग, और ना ही सकारात्मक राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी की भी भाषा देखिए, किस तरीके से वो इन बच्चों के नाम पे भी वो वोट मांग रहे हैं बनारस में। तो ये हर चीज की वोटों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि देश की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा देना। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, किसान बेहाल है, महिलाओं को सम्मान चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और इनकी सरकार ने केवल रोजगार छीने हैं लोगों के। और आप देख लीजिए पीतल नगरी मुरादाबाद का क्या हुआ, बनारस में जो साड़ियां बनती थी वो नष्ट हो गया है कारोबार, इधर मेरठ में खेल उद्योग बंद हो गया है, वहां पे इतना उत्पादन होता था खेल के सामान का, आगरा में चमड़ा उद्योग का इतना व्यापार होता था, सब बंद कर दिया। तो भाजपा ने पिछले 5 सालों में केवल रोजगार छीना है और कुछ नहीं किया है। हरीशचंद्र जी, आप जो है सकारात्मकता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप भले कांग्रेस पर आरोप लगाएं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है बीजेपी ने मुद्दों से भटकाने का काम किया है। संविधान के प्रति कितनी जिम्मेदार है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी को शायद मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, मैं हरीशचंद्र जी आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। सपा से हमारे साथ यश भारती जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नावे शिको जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। चलिए हरीशचंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो कांग्रेस का तो नेतृत्व ही उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ा। ये 3-4 चरणों में, 2-3 चरणों में दिखाई पड़ा। उसके पहले तो कांग्रेस का नेतृत्व ही नजर आ रहा था। तो कांग्रेस तो सामंतवाद की प्रतीक बन चुकी है, और जिस विचार शून्यता के दौर से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि आज तक कभी ऐसी विचार शून्यता की स्थिति से कांग्रेस नहीं गुजरी थी कि अब लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव हो तो उसका नेतृत्व ही उत्तर प्रदेश से नजारत हो, चाहे श्रीमान राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हो, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। तो इसको जनता ने देखा है कि वो जनता संवाद तक करने में उनको संकोच है, जनता से संवाद नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, तो हमारा जो सम्मानित नेतृत्व है, वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, सभी लोग, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी लोग जनता के साथ संवाद करते हैं, अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र को लेकर के जनता के बीच जाते हैं, जनता का समर्थन मांगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समर्पित है, लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए काम कर रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली है वो जग जाहिर है कि किस तरह से कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग से इस लोकतंत्र के उत्सव में भी पेश आ रहा। चलिए ठीक है मलिक जी, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। सबसे पहले मैं यश भारती जी आपके पास आ जाती हूँ। अब यश जी, कितनी उम्मीद इस बार सपा को आज, क्योंकि अंतिम चरण, आखिरी चरण और काफी अहम है, और इसके बाद 10 तारीख का इंतजार सभी को है, लेकिन कितनी उम्मीद सपा को आज के मतदान से? देखिए, जनता जश्न बना रही है। आपने देखा होगा प्रयाग में जिस तरीके से युवा जश्न बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन में, ट्रेन के अंदर, बस स्टॉप पे, अन्य जगह पे। कल रविवार के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न मनाया गया। बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी जी का दोपहर में रोड शो हुआ, उसके बाद रात में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का रोड शो हुआ। जनता की भीड़ बता रही है कि जनता अभी से जश्न बना रही है, दिवाली बना रही है, होली बना रही है। और ये जो भेदभाव करने वाले लोग हैं, जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, जो देश में बंटवारा करने वाले लोग हैं, जो 80-20 का नारा देकर के देश में बंटवारा कर रहे हैं,
जो पूरा हमारा अखंड देश है, पूरा एक देश है, उसको विकलांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अन्य बातों से, अन्य माध्यमों से। तो अब जो सरकार आने वाली है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, वो वापस जोड़ने का काम करेंगे। जैसे हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि इन्होंने तोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल वापस से जुड़ चुका है और इनका खदेड़ा हो चुका है पश्चिम बंगाल से, वैसे ही अब उत्तर प्रदेश से इनका खदेड़ा होने जा रहा है। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथी की बातें, आपने उनका नाम बताया हरीश चंद्र जी। मैं निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं, वो इसको अपमानित महसूस ना करें। हरीश चंद्र जी नाम, हरीश चंद्र नाम अपने आप में बड़ा नाम था, जो सच के लिए बात होती थी, और उनका नाता भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से उसी चरण के क्षेत्र से था जहां भी अंतिम चरण चल रहा है। सच तो बोलिए कम से कम। हरीश चंद्र नाम है आपका, आप भारतीय जनता पार्टी की बातें करें, कौन सा सच बोलते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं जनता सच बता देगी। सर मुझे बोलने तो दीजिए। अरे हरीश चंद्र जी सुन लीजिए, हरीश चंद्र जी, ठीक है, हरीश चंद्र जी सुन लीजिए। अरे अरे जनता बता देगी, सुन तो लीजिए। अरे जनता बता देगी, सुन तो लीजिए। क्यों घबरा गए, क्यों घबरा गए सच की बात से? सुन तो लीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। सच बोलते हैं। अरे क्यों हरीश चंद्र जी, क्या हुआ? अपने नाम से घबरा गए आप? हरीश चंद्र जी अपने नाम से घबरा गए क्या आप, या भारतीय जनता पार्टी से घबरा गए जो झूठ बोलती है? करने वाली है। देखिए मेरे अवसर पे ना बोले, मैंने आपकी बात पूरी गंभीरता से सुनी। मैं चाहता आपको बीच में रोक टोक सकता था, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के अधिकृत सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवा को बताया गया कि रोजगार दे दिया गया। जब बात निकली तो उसको रोजगार नहीं दिया गया, वो लड़का लापता हो गया। बताया गया कि वो नेपाल चला गया है, उसको रोजगार नहीं मिला। फिर बताया गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़ा बांध बना दिया गया है। जब उसकी जांच परख हुई तो पता चला वो बांध जो है वो तो तेलंगाना में बना हुआ है। उसी तरीके से सोशल मीडिया से योगी आदित्यनाथ जी को बताया गया कि एक बड़ा पुल बना दिया गया है। जब उस पुल की जांच हुई तो पता चला वो तो पश्चिम बंगाल में है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास केवल फोटो पे हुआ, वो फोटो भी दूसरे प्रदेश और दूसरे देशों से लाई गई है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार, झूठों की सरकार जनता देख रही है और जनता अब इनको खदेड़ रही है। इसीलिए ना इनके विधायक, ना सांसद या अन्य लोग घुस नहीं पा रहे हैं, ना जनता इनको सुनने आ रही है। इनके वरिष्ठ नेता अमित शाह जी के रोड शो छोड़ना पड़ता है क्योंकि जनता इनको सुनने नहीं आ रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रोड शो छोड़ना पड़ता है क्योंकि जनता इनको सुनने नहीं आ रही। अब ये झूठों का खदेड़ा होने जा रहा है और सच का आगमन होने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और एक अच्छी सरकार जो संविधान की शपथ लेते हुए, संविधान को मानते हुए काम करती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह सरकार क्यों बर्खास्त हुई थी? इसीलिए बर्खास्त हुई थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया था कि हम किसी तरीके का दंगा नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में। इसीलिए कल्याण सिंह जी की उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले नहीं 4 प्रदेशों में बर्खास्त की गई, क्योंकि ये झूठ बोलते थे। ये सुप्रीम कोर्ट से तक झूठ बोलने का काम किया इन्होंने। और पूरे देश में हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, हमारे मुसलमान भाइयों का कत्लेआम हुआ और दंगों की आग में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। दूसरी बात मेरी पूरी हो जाने देखिए, पूरी हो जाने दीजिए, मुझे लंबा अंतराल दिया आपने। जी दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम जब संविधान की शपथ लेते हैं, संवैधानिक पद पे आके तो हम संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, हम बिना किसी द्वेष भाव की बात करते हैं। आखिरी चरण है, कठिन मुकाबला, कितना कड़ा मुकाबला आप इसको देखते हैं, क्योंकि जो है कई सारी हॉट सीटें हैं। जी, ये अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है और सबके लिए प्रतिष्ठा है का सवाल बना हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बाइपोलर चुनाव है और समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत जबरदस्त संघर्ष है, टकराव है और मुकाबला है। इसलिए दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की और देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, और वहां पर जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, जिस तरह से सभाएं की है, जिस तरह वो जनता के बीच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद भाजपा जरूर ये करेगी कि इस आखिरी फेज से सीधा रिश्ता प्रधानमंत्री जी का जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का बहुत जबरदस्त मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी है, पूरी चुनावी सभाएं की हैं, उसमें या आखिरी फेज के लिए खासतौर से वाराणसी के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी की बहुत सारी सभाएं हुई हैं। बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं उन्होंने डेरा यहाँ डाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर एक हिंदुत्व का एक केंद्र है
और जातीय समीकरण की भी एक बिसात बिछाई गई है। समाजवादी पार्टी के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सेंध लगा के पिछड़ों के नेताओं को तोड़ के लाके अपने गठबंधन में शामिल किया, ये उनकी परफॉर्मेंस का भी समय है। और इस बात को देखा जाएगा कि जब कोई नेता कोई नए घर में जाता है तो क्या उसका वो वर्चस्व और उसकी जातिगत गणित काम कर पाती है या नहीं कर पाती है। इसलिए ये आखिरी है और ये आखिरी किला भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये चरण जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात ही नहीं है। उस गठबंधन में वो नेता शामिल है जिन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता दिलाई थी, वो टूट के समाजवादी पार्टी के सामने आ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का भी ठीक ठाक यहाँ पर जनाधार है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सपा और बीजेपी का ही वन के क्षेत्रीय राज है। यहाँ पर बसपा और खासतौर से कांग्रेस का एक ठीक ठाक जनाधार है और इसलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प होता चला जा रहा है। बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा वोटर निकले, मत प्रतिशत अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर सवाल नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का है, उनके वर्चस्व का है, उनके अस्तित्व का है, उनकी प्रतिष्ठा का है। क्योंकि अगर यहाँ भी बहुत अच्छा वोट नहीं पड़ा, बहुत अच्छा वोट प्रतिशत नहीं हुआ, तो लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं मोदी जी की कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है उसका ग्राफ कम हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया है, यहाँ पर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी में 2 दिन डटे रहे तो विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार जो है काफी बड़ी चुनौती है, ये लड़ाई ज्यादा टफ है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार डटे रहे। और कई दिग्गजों ने इस बार वाराणसी में डेरा डाला, अन्य जगहों पर भी डाला, लेकिन खासतौर से अगर वाराणसी का, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए उसी की बात कर लेते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए और खासतौर से भाजपा के लिए इस बार क्या लड़ाई ज्यादा टफ देख रहे हैं आप? जी, टफ तो बहुत जबरदस्त है और प्रधानमंत्री जी ने डेरा डाला, ये बात सच है। उन्होंने खूब जनसभाएं की, वो पब्लिक में गए, वो मंदिर में गए, इस तरीके से जो उनको करना चाहिए था उन्होंने किया और करना भी चाहिए, क्योंकि उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और उनकी कोशिश है कि वहां के जितने भी भाजपा प्रत्याशी हैं वो रिकॉर्ड मतों से जीते, कोई भी प्रत्याशी हारे नहीं, वो कोशिश करना भी चाहिए उनको। और उनका एक बहुत बड़ा कद है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान फूंक दी है कि सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि आसपास की जितनी सीटें हैं उसका प्रभाव पड़े और ज्यादा से ज्यादा भाजपा की जीत हो। लेकिन इस बात के लोग ताने देते हैं, इस बात का मजाक उड़ाते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई देखिए भाजपा के शीर्ष नेता किस तरीके से गली गली में घूम रहे हैं और किस तरीके से उनके पसीने आ रहे हैं, किस तरीके से वो घबराए हुए। मैं इस बात को सही नहीं समझता हूँ। देखिए कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या सभासदी का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, अगर बड़े कद का नेता ज्यादा संघर्ष और मेहनत कर रहा है तो इसका ये मतलब मत समझिए कि वो डर गए हैं, वो घबरा गए हैं, वो हार रहे हैं। मेहनत तो एक प्रेरणा लेना चाहिए दूसरे दलों को भी। और अगर जनता के बीच हम चुनाव में भी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? अगर हम यही मान लें कि यहाँ से हमारा बड़ा नेता है, यहाँ पर उनकी इतनी मौजूदगी होना जरूरी नहीं है, काम चल जाएगा सिर्फ प्रदेश नेतृत्व से, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा की कुछ बातें अच्छी हैं और इस बात की सब लोग सराहना करते हैं कि उनका चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो मेहनत बहुत करते हैं, वो ये नहीं डरते हैं कि हम यहाँ से हार जाएंगे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में वो बहुमत से जीतेंगे ये शायद ही कोई कह पाता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो बिल्कुल जमीन पे थे, एकदम से वो बहुमत पे। लेकिन ये सोच कर भी कि शायद हम सरकार ना बना पाए लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़े, हमारी सीटें बढ़े, प्रधानमंत्री और भाजपा के सारे नेताओं ने ये सोचे भी ना कि वहां पर अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो मेरी ब्रांड वैल्यू खराब होगी। ये सारी चीजें जो राजनीतिक परंपराओं को भाजपा ने तोड़ा है और यही कारण है कि वो आज कहीं ना कहीं सफल है। भाजपा ने इस बार भी विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक के चुनाव हुए हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी चुनौती दी है और किसी की हार और जीत की कोई तस्वीर सामने नहीं है, सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं घबराहट है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किलें इसलिए है क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और उसकी ताकत और उसका हिंदुत्व का जो एक ग्लैमर है वो यहीं से पैदा होता है। यहाँ पर काशी है, यहाँ पर मथुरा है, यहाँ पर वाराणसी के साथ में यहाँ पर अयोध्या है
वहां पर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि उसको चुनौती दी जा रही है, वहां पर एक लंबा टकराव हो रहा है, तो यही बड़ी चुनौती है कि जहां पर उनका केंद्र है वहां पर वो एक तरफा नहीं नजर आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने क्लीन से पूरे तरीके से चारों तरफ भगवा झंडा पूरा कमल ही कमल खिल गया था, इस बार चुनाव में उसके लिए अगर कोई चुनौती दे रहा है यही बड़ी बात है। और खास तौर से जहां पर उनके इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं, योगी का भी एक बड़ा चेहरा है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस की भी दावे कर रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार भी उनकी है, तमाम चीजों के बाद भी सपा इतनी ताकत के साथ अगर उनको चुनौती दे रही है तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी बात है। और समाजवादी पार्टी की भी इस मामले में तारीफ की जाएगी कि वो समाजवादी पार्टी जिसके बारे में तमाम सवाल उठाते रहे कि विपक्षी भूमिका में वो जमीन पर नजर नहीं आई, लेकिन अंतिम समय में ही सही, 6 महीने चुनाव से पहले ही सही, अखिलेश यादव ने एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छे परिपक्व नेता के साथ में वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से एक बड़ा मुकाबला हो रहा है और दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये लड़ाई आर पार की है और इसमें सारे दलों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल, ये लड़ाई इस बार आर पार की है। जी, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बिल्कुल बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदुत्व है तो उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं होता, लेकिन इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे जो लोगों के साथ में धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अयोध्या की बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जी, तो अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है, जिस तरीके से जमीन घोटाला हुआ है भगवान राम के नाम पे और पूरे देश में जनता को ठगने का काम किया है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा अपने आप को आघात महसूस कर रही है, ठगा हुआ महसूस कर रही है, इसीलिए अब इनकी धार्मिक बातों पे नहीं आ रही है और ये लगातार उसी बात पे कोशिश कर रहे हैं कि पूरा चुनाव जो है वो धार्मिक आधार पे हो जाए, हिंदू मुसलमान पे हो जाए, दंगों की बातों पे हो जाए, इधर उधर की बात गुमराह करके, जबकि जनता पूरा चुनाव केंद्रित कर रही है विकास पे। और इसीलिए तुलना हो रही है 2012 के 17 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सरकार के कार्यकाल से और 17 से लेकर के 22 तक के योगी शासनकाल से। जब दोनों की तुलना होती है तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको तुलनात्मक ढंग से योगी जी को मार्किंग की जाए, विश्व स्तरीय विकास की बात की जाए, बच्चों के विकास की बात की जाए, नौजवानों के विकास की बात की जाए, महिलाओं के विकास की बात की जाए, बेटर पुलिसिंग की बात की जाए, सुरक्षा को लेकर बात की। केवल गुमराह करने वाली बात हो रही है कि इन्होंने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी। अगर इन्होंने कानून व्यवस्था अच्छी की होती तो इनको मानव अधिकार आयोग के नोटिस नहीं आते, इनको हाईकोर्ट के नोटिस नहीं आते, इनको अन्य जो एनसीआरबी रिकॉर्ड रखने वाली संस्थान है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आती है, उसके आंकड़े नहीं बताते कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कानून व्यवस्था ठीक करने में कितना फैसिलिटी साबित है। उसके बाद बनारस की बात चल रही थी कि बनारस संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, उसी बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, वो बच्चियां धरने प्रदर्शन पे बैठी, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से उन बच्चियों को पीटने का काम किया, धरना प्रदर्शन इस बात का था कि आए दिन वहां के लुच्चे लफंगे जो लड़के हैं, जो आवारागर्दी करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे रोमियो स्क्वाड बनाने के या अन्य तरीके की महिला सुरक्षा को, वो उसके खिलाफ धरने पे बैठी थी कि आप सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे। और योगी सरकार की पुलिस ने उन्हीं बच्चियों को पीटने का काम किया, हॉस्टल में घुस-घुस करके बच्चियों को पीटने का काम किया। अंतिम प्रतिक्रिया इसका जवाब देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा काफी अहम है, अगर यूपी के खास तौर से बात की जाए। हरीश चंद्र जी, आपसे जवाब चाहूंगी। राजनीतिक दल ये समझते हैं, वो भ्रम और झूठ फैला करके लोकतंत्र में वो पार पा जाएंगे, मुझे ऐसा पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये लगता है जनता बहुत जागरूक है और वो हर बात का जवाब देती है। ठीक है, जी हरीश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की और इसकी राजनीति कर रही है। मुझे लगता है संभवतः इनको नहीं मालूम है कि जिन्ना का माला जपने का काम श्रीमान अखिलेश यादव जी ने शुरू किया। हरदोई की जनसभा में कोई इतिहास की कक्षा वो नहीं पढ़ा रहे थे, वहाँ एक इंटरव्यू दे करके पाकिस्तान को के लिए कि असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है ये बताने का काम श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किया। और उत्तर प्रदेश के दुर्दांत माफिया आपको चुनाव में पाकिस्तान की आवश्यकता के परिवार को सपा ज्वाइन कराने का काम श्रीमान अखिलेश यादव ने किया। क्यों पड़ गई बोलने? इमरान मसूद को सपा में लाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया।
चलिए फिर वही नाहिद हसन को टिकट देने का आतंकवाद से काम सपा को जोड़ा जा रहा है, आतंकवाद से सपा अखिलेश को जोड़ा यादव जा रहा है। ने किया। चलिए, मलिक जी तो ठीक अगर है, आप ये हरीश चंद्र जी। देखें ये काम किसने किया? अपराधियों को अगर आप ठीक है, संरक्षण यश दे जी रहे हैं, से जवाब अपराधियों को लेंगे। अगर यश आप जी, मैं आपके पास आऊंगी, जो लेकिन पहले मलिक जी आपका रुख कर लेती जिससे हूँ। समाज भयभीत होता है, तो आप ये आखिर आपके खाते में तो जाएगा ही। और अगर आपके लिए जिन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान आपका दुश्मन, आप उसको उत्तर दुश्मन प्रदेश नहीं के मानते चुनाव में हैं। जिन्ना कहाँ से आ गया? जिनके पाकिस्तान जिनके कहाँ से आ प्राइवेट गया? आतंकवाद से हजारों हजार भारत के नागरिक को जान गंवानी पड़ी। अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये इसका कौन जिम्मेदार होगा? यश जी से जवाब लेंगे। मलिक मैं जी, आप जवाब पूरी देता कीजिए अपनी बात। हूँ। मैं जवाब देता हूँ। सभा जो है तो श्रीवास्तव जी ने हम पे आरोप लगाया था कि हमारे लीडर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं। जब कोरोना आपने लॉकडाउन किया था तो 1000 बसेस बॉर्डर पे खड़ी कर दी गई थी, लेकिन योगी जी के अहंकार ने लाखों मजदूरों को पैदल चलने पर लखनऊ तक, इलाहाबाद तक मजबूर कर दिया था। सबसे ज्यादा मुकदमे कांग्रेसियों पर हुए हैं। 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जेल गए। हमारे अध्यक्ष कितनी बार जेल गए आप जानते होंगे। इन्होंने जिन्ना की बात की, अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, उन्होंने कहा था ये सेकुलर आदमी है। मोदी जी नवाज शरीफ के बेटे की शादी में गए बिन बुलाए। तो इनको सबसे ज्यादा प्रेम है पाकिस्तान से और किसी को नहीं है, लेकिन इनके झूठ ने पूरे देश को गुमराह कर रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी झूठ का पर्याय बन चुकी है। हो सकता है कि कल को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बीजेपी मतलब लिखा जाए कि झूठ, तो झूठ से इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया है। और इनका जो उत्तर प्रदेश का भ्रम है कि इन्होंने पोलराइज कर दिया है और ये मुद्दा लिया है, वो मुद्दा लिया है। आज उत्तर प्रदेश के लोग इतने जागरूक हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। वो जानते हैं कहां वोट देना है, कहां उनको चोट मारनी है। पूरा इनको बहुमत दिया गया था ताकि उत्तर प्रदेश को विकास के, उन्नति के रास्ते पर लेके जाए। लेकिन इन्होंने सारे उद्योग बंद कर दिए, सारे धंधे बंद कर दिए। लोग जो छोटे दुकानदार है उनकी बुनियाद तक नहीं हो रही है। एक हफ्ते तक सारे जितने व्यापार थे सब बंद कर दिए। कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो इनका बस केवल झूठ ही झूठ इनका चल रहा है और झूठ ही झूठ ये बोल रहे हैं। ठीक है, हरीश चंद्र जी से जवाब लूंगी। पहले यश जी आपके पास आना चाहूंगी। हरीश चंद्र जी को आपने सुना सीधा सीधा, फिर एक बार वही जिन्ना और आतंकवाद को सपा ने ही बढ़ावा दिया है। देखिए, मुझे ये बताइए, नोटबंदी की गई थी, उससे तो आतंकवाद खत्म हो गया। फिर अब आतंकवाद का नाम लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। या तो नोटबंदी सफल नहीं है या आतंकवाद इनके रहते हुए भी है। तो इसीलिए अगर वो विषय है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो ये साफ दिखता है कि 5 साल का जो संकल्प पत्र ये लेकर के आए थे, जिसपे इन्होंने चुनाव लड़ा और पूरा 5 साल का कार्यकाल कर लिया है, तो ये कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो चुनाव में पाकिस्तान लाने की आवश्यकता पड़ा। वो पाकिस्तान जो राखी पे नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाते हैं, पाकिस्तान के लोगों से अपनी माँ जी के लिए साड़ी गिफ्ट में लेके आते हैं, पाकिस्तान के लोगों के यहाँ शादी में जाते हैं, तो पाकिस्तान से प्रेम किसको है? तो अगर पाकिस्तान का नाम लेंगे तो फिर पाकिस्तानी रिपोर्ट कार्ड भी बताना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे केवल उत्तर प्रदेश चुनाव की, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से बाहर इसीलिए निकलेंगे क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं है। आप बताइए, अभी ये बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि हम अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों को लेकर के आए, सुरक्षित होकर के ले आए। खाड़ी देशों से भी युद्ध हुआ। इंद्र कुमार गुजराल जी बहुत सारे लोगों को लेकर के आए थे 90 के दशक में। किसी ने प्रचार सुना? लेकिन ये प्रचार मंत्री, प्रचार मंत्रालय और प्रचार की सरकार केवल प्रचार प्रसार करती है, जिम्मेदारी से भागती है। मुझे ये बताइए कि विदेश बच्चों को पढ़ने जाना क्यों पड़ा? अगर नरेंद्र मोदी जी की 8 साल की सरकार में ये बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था देश में नहीं दे पाए, तो ये नाकामी नरेंद्र मोदी जी की है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है या नहीं है? और इतने हमारे नौजवान युवाओं को अगर बाहर शिक्षा लेने जाना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो युवाओं की बात करती थी, युवाओं के लिए बातें करती थी, तमाम घोषणाएं करती थी और ये बात करते थे दुनिया भर की, तो अगर युवा देश से पलायन कर रहा है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए देश से क्षमा मांगे कि उन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया और लगातार गुमराह कर रही है। और उत्तर प्रदेश के 5 साल के जो संकल्प पत्र दिया था उसमें भी ये कोई काम नहीं कर पाए। उसके लिए भी देश से इनको क्षमा मांगनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से इनको क्षमा मांगनी चाहिए कि हम केवल नकारात्मक और झूठ बोलने की सरकार चलाते रहे। आगे हम कभी अगर सत्ता में आए, वैसे तो आने नहीं वाले, क्योंकि कल्याण सिंह जी के बाद इनको वनवास मिला,
राजनाथ सिंह जी के बाद इनको वनवास मिला, अब योगी जी के बाद फिर से ये 14 साल के वनवास में जाने वाले हैं और प्रभु राम सब कुछ देख रहे हैं, इनको वनवास में जरूर भेजेंगे। चलिए, बीजेपी को वनवास जरूर भेजेंगे। हरीशचंद्र जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिम्मेदारी से भागते हैं आप लोग, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? बार बार पाकिस्तान बीच में कहां से आ जाता है? ये तो अखिलेश यादव जी से पूछिए ना कि उनको पाकिस्तान क्यों आखिर इतना प्रेम पाकिस्तान से है। इंटरव्यू तो उन्होंने दिया अखिलेश यादव जी ने ना। साड़ी कौन लेके आया? शादी में कौन जाता है? राखी पाकिस्तानी बहन से कौन बंधवाता है? खुद ना हरदोई की मीटिंग में, ये तो अखिलेश यादव जी को बताना पड़ेगा। और ये जो झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास विपक्ष करता है, 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता इनको करारा जवाब दे रही है और अब पुनः इनको जवाब देगी। और 10 मार्च आने वाला है, तब ये फिर चैनलों में दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हो, सपा के हो या अन्य लोग हो, क्योंकि ये इस झूठ और भ्रम के सहारे सत्ता पे कुर्सी पे आना चाहते हैं। वो बखूबी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को मालूम है कि किसने, कौन गरीबों को किसने राशन पहुंचाया, किसने किसानों को खाद पानी और तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर कोई काम किया आपने तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? सत्ता में आप बैठे तो राशन कौन पहुंचाएगा? मेट्रो ट्रेन, मेट्रो रेल चल रही है, मेट्रो आपने चलाई है, मेट्रो बन रहे हैं, मेट्रो आपने चलाई है, बन रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की गुजरात में कितनी मेट्रो चल गई, मध्य प्रदेश में कितनी मेट्रो चल गई, तो छत्तीसगढ़ में कितनी मेट्रो चल गई? 15-15 साल सरकार चलाई है आपने। की जो सम्मानित जनता है वो मतदान करेगी और इन सब के झूठ का जवाब देगी। यस जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, झूठ बोलने का तो काम करते ही हैं। मेट्रो इन्होंने चलाई, तो मैं पूछ रहा हूँ गुजरात में मेट्रो क्यों नहीं चली? छत्तीसगढ़ में मेट्रो क्यों नहीं चली? मध्य प्रदेश में मेट्रो क्यों नहीं चली? 15-15 साल लगातार सरकार रही है इनको। क्या इन प्रदेशों को आवश्यकता नहीं है मेट्रो की? एक्सप्रेसवे इन प्रदेशों में क्यों नहीं है? क्या एक्सप्रेसवे की आवश्यकता नहीं है इन प्रदेशों में? 5 करोड़ से अधिक का पौधारोपण क्यों नहीं हुआ इन प्रदेशों में? क्या प्राकृतिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है? क्या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इन प्रदेशों को? तो ये झूठ बोलने वाले लोग केवल लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान को इसीलिए बीच में ला रहे हैं, मैं कह चुका, और ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये चुनाव ही झूठ और सच का है। हम सच बोल करके आगे बढ़ रहे हैं और ये झूठ बोल के 2017 में भी इन्होंने झूठ बोला था, 2014 में भी इन्होंने झूठ बोला था, और जनता अब लगातार देख रही है। इसीलिए अब इनके पास चुनौती है जनता के सामने खड़े होने की। जनता ना इनको गांव में घुसने दे रही है, ना शहर में घुसने दे रही है, ना इनको सुनने आ रही है और ना इनको वोट देने जा रही है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये अलोकतांत्रिक हैं, संवैधानिक विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं। ये केवल कॉर्पोरेट घराने के लिए योजनाएं बनाते हैं, कॉर्पोरेट के लिए सरकार चलाते हैं और कॉर्पोरेट के लिए ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इनका कोई सबसे बड़ा विकास मॉडल है तो वो केवल एक विकास मॉडल है कि नाम बदलना। इनकी जो बड़ी उपलब्धि है वो केवल एक ही उपलब्धि है, नाम बदलना। हर चीज का नाम बदल दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने अपना नाम बदला, इनके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र पाल सिंह जो पहले कांग्रेस सिंह हुआ करते थे उन्होंने अपना नाम बदला। भारतीय जनता पार्टी खुद पहले दूसरी दल के नाम से जानी जाती थी, उसने अपना नाम बदला। पूरे शहरों के नाम बदल दिए। अब आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर अपना नाम बदलेगी, जो इतना नाम बदनाम हो जाएगा और इतना इनके अंदर कले होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के यहाँ योगी जी चुनाव प्रचार करने नहीं गए, योगी जी के यहाँ प्रचार करने उप मुख्यमंत्री नहीं गए। इतनी अंतर कला तो इनके अंदर खुद ही डबल इंजन में खुद ही टकराहट हो रही है। जी, आपने पहले भी सुना होगा कि मुद्दे कहीं से जब चुनाव की शुरुआत होती है तो तमाम मुद्दे से शुरुआत होती है, चाहे रोजगार की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, महिलाओं की और अन्य तमाम चीजों की, शिक्षा। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव आखिरी दौर में जब होता है और चुनाव मिड सेशन में जब होता है तो तब से मुद्दे भटकना शुरू हो जाते हैं, या यूं कहे जनता को गुमराह करने का काम शुरू हो जाता है। अभी भी यही देखिए आप, जिन्ना, आतंकवाद और फिर बात हम यूपी की कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान फिर बीच में आ जाता है। ये चुनाव का दुर्भाग्य है कि शुरू से ही, पहले फेज के चुनाव से पहले ही, जब से राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार शुरू किया, ये बेसिर पैर के बेमतलब के मुद्दे उठते रहे। जबकि उत्तर प्रदेश के लिए अभी बहुत कुछ जरूरतें हैं, बहुत सारी जनता बहुत कुछ आशाएं करती है जो उसके पास नहीं है। उसके पास जो एक पीड़ा है रोजगार की, जो उसके पास महंगाई की पीड़ा है, जो कोविड काल में हमने मेडिकल व्यवस्था अपनी देखी, अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उसमें सुधार की जरूरत है। पढ़ाई में बहुत कुछ जनता को तकलीफें हुई हैं।
जिस तरीके से गरीब जनता, आम जनता को कोविड काल में अपने बच्चों को घर में बैठाकर महंगी फीसें देना पड़ी, और स्कूल की अपनी एक अलग समस्या थी। वो कहते, स्कूल मैनेजमेंट कहता रहा कि मुझे तो फीस लेना पड़ेगी क्योंकि मेरा भी स्टाफ है, उसको मुझे भी सैलरी देने हैं। और पेरेंट्स कहने लगे कि हमारा बच्चा तो स्कूल गया भी नहीं, उनकी प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं हुई, हमारे रोजगार भी चले गए, हमारे छोटा रोजगार जो जुड़ा था उनका भी रोजगार चला गया, लोगों को सैलरी मिलना बंद हो गई, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, फिर भी बच्चों की पढ़ाई का रेगुलर चल। तो शिक्षा, अभी यूक्रेन की बात कह रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, क्यों हमारे बच्चे दरबदर हो रहे हैं, पूरी दुनिया के उन छोटे छोटे देशों में क्यों जा रहे हैं, हम क्यों नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा से लेकर हायर सेकेंडरी से लेकर और हम एक उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा की, रोजगार की, महंगाई की, बेरोजगारी की। ये तमाम चीजों के बाद जब उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे में जब चुनाव होता है तो सवाल बड़े बड़े नेताओं से बड़ी उम्मीदें की जाती है कि शायद वो हमें आश्वस्त करें, शायद वो हमें आशा की किरण दिखाए, शायद कोई एक ऐसी पॉलिसी रखे जिससे हमारी तकलीफें दूर हो जाए। लेकिन बात क्या होती है, अब्बा जान, अम्मा जान, पाकिस्तान, जिन्ना, 80-20, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारी बातें इतना निराशा के अंधेरे में उत्तर प्रदेश को ढकेल देती हैं कि उठ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है। ध्रुवीकरण की कोशिश पूरे तरीके से की गई है, सीधे सीधे हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई है, जाति की बिसात बिछाई गई है, जातिगत गंदगी में लाने की कोशिश की गई है। नाविद जी, समीकरण आप देखिए हर जगह आपको मिलेंगे बहुत अच्छे से, जातिगत समीकरण। बिल्कुल, देखिए मैं दलों का नाम तो नहीं लूंगा, एक दल ने हर तरह से कोशिश की है कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान में चला जाए। मैं नहीं इतना समय आप मुझे दोगी ना, मैं ये खुल के ये सारी इतने गहरे आरोप लगाना चाहूंगा जिस वक्त मतदान हो रहा है, उस वक्त मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि एक राजनीतिक दल ने हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत और लड़ाई करने के लिए अपने चुनावी एजेंडा तैयार किया और उनके भाषण इस बात की गवाही देते हैं। दूसरे दल ने जाति की बिसात बिछाने के लिए जो कोशिश की है, उस बात को कोई बेवकूफ जनता नहीं है जिसको नहीं पता है कि जाति के किस तरह से समीकरण बिछाए गए हैं और इस चुनाव को जातिगत और जाति की गंदगी में धकेलने की जरूरत की गई है। इस सच्चाई को जनता देख रही है और उसको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मजबूरी है क्या इस हमाम में सभी नंगे हैं कि कहते नहीं, ये कहावत है बहुत ही हल्के शब्दों की कि ब्राह्म मिलाइन जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। कोई जाति की बिसात बिछा रहा है, कोई धर्म की नफरत पैदा कर रहा है, आखिर जनता जाए कहां जाए। मजबूरी है, हमें एक बहुत बुरा इंसान अगर हमें लगेगा और एक कम बुरा इंसान होगा तो हमें कम बुरे इंसान के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इस बात को आप मानना पड़ेगा कि हमारी जो रोजगार की समस्या है उसको डीपली उस पर चर्चा नहीं हुई है, उसका एजेंडा किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं रखा है, किसी ने इस बात की कोई पॉलिसी नहीं बताई है कि हम लोग जो कोरोना में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के हमारे अपने लोग मर रहे थे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार किया है, आगे की रणनीति क्या है। आपको बहुत समय देती है जनता, आपको सुनती है, आपके लिए डायस सजती है, आपकी रोड शो होते हैं, आपकी रैलियां होती है, टेलीविजन आपको 2-2 घंटे तक दिखाता है। आप रखिए ना, आपके पास पूरा समय है, आप उस स्लैब में जो आपको स्लैब मिल रहा है जो जनता से मुखातिब होने का, उसमें बेसिक अखिलेश यादव धुएं की बात करते हैं, कहते हैं भाई धुआं निकलता है, कोई धुआं पीता है और हम पुताई करने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करते हैं, क्या मतलब है 80-20 का, आप साफ करो, स्पष्ट करो। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत बुरी है और मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव बहुत साफ सुथरे तरीके से और जनता के लिए हो रहा है, ये गंदी राजनीति के लिए हो रहा है। मलिक जी आऊंगी जी आपके पास भी। मलिक जी बहुत देर से कुछ बोल रहे हैं। मलिक जी अपनी बात। नवेद जी की काफी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए किसी भी पार्टी ने कोई अच्छा प्लान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का अगर आप घोषणा पत्र पढ़ोगे तो उसमें किस तरीके से रोजगार सृजन करने का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है वो दिया गया है। किस तरीके से हम क्लस्टर्स बनाएंगे, जहां पे छोटे लघु उद्योग थे वो नष्ट करे गए, चाहे मेरठ हो, आगरा हो, बनारस हो, मुरादाबाद हो, और
12 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े वो हमने भरने की बात कही, और 8 लाख अलग से सरकार जो रोजगार पैदा करेगी वो बात कही। तो हमने केवल रोजगार का जो रोड मैप दिया है वो किसी पार्टी ने नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा होती है आज भी टीवी पे, अखबारों में, आप देख लीजिए, कोई सा भी अखबार उठा लीजिए, उसमें मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही। इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन जो रोड मैप हमने रोजगार के लिए, उन्नति के लिए दिया है वो किसी पार्टी ने नहीं दिया है। हमारे कहने के बाद हमारे ये घोषणा करने के बाद फिर समाजवादी पार्टी भी मैदान में आई, उन्होंने भी कहा हम भी भर्ती चालू करेंगे। ये भर्ती विधान हमने दिया था। और ये जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने नौकरियों में इतना खराब काम किया है कि प्राइवेट सेक्टर में तो कोई नौकरियां मिली नहीं। नोएडा में जाके देख लीजिए आप क्या स्तर है नौकरियों का, लखनऊ में जाके देख लीजिए क्या स्तर है। सब जगह कारोबार, और खाली नौकरियां ही नहीं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो एक दुकानदार 4-4 नौकर रखता था, वो सब खत्म हो चुका है। बूनी नहीं हो रही लोगों की। तो इन्होंने लोगों के पेट पे लात मारी है। और जब पेट पे लात लगती है तो कोई भी धर्म की तरफ नहीं बढ़ता है, वो पेट की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले जनता अपने पेट की भूख मिटाएगी, फिर राजनीति करेगी। तो धर्म से पहले पेट है, पहले भूख है। जब तक हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की भूख नहीं मिटेगी तब तक उत्तर प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। बिल्कुल मलिक जी, यस जी, जिस प्रकार से अभी हमने नाविद जी को भी सुना कि और मलिक जी को भी, जनता ठीक है अपने मुद्दों को ही लेके मतदान केंद्र पर, लेकिन अगर हम बात करें तो मुद्दों से भटकाने की कोशिश जनता को पूरी की गई, ध्रुवीकरण की यहाँ पर कोशिश पूरी की गई सभी पार्टियों की तरफ से। जवाब ले लीजिए, एक मिनट मेरा जवाब ले लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ करना है, मुझे दूसरे से उसको जाना है। जी देखिए, नाविद साहब ने बहुत सारी बातें कही, आपके पास, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और 12-13 मेडिकल कॉलेज में कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने शुरुआत करी है? कोई एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए, इसकी डीपीआर आपने तैयार की और जमीन आपने अधिग्रहित नहीं थे। अगर 20 बीएसएल लैब उत्तर प्रदेश में फंक्शनल हो गए, कोई एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जिसकी जमीन अधिग्रहित आपने की और डीपीआर आपने तैयार की हो। बन रहे हैं तो ये मुद्दा है। अगर 10-12 जो और हवाई पट्टियां बन रही है, ये मुद्दा है। अगर 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो ये मुद्दा है। हवाई पट्टियां बेचने के लिए बन रही हैं, चलने के लिए चालू हुआ, ये मुद्दा है। अगर गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान हुआ तो ये मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर लोग उसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहेंगे तो बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। और वही काम, वो गरीब कल्याण योजना का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, वो ओडीओपी का हो, एमएसएमई का हो, वो डिफेंस कॉरिडोर का हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हो, आप देखेंगे जो काम हुआ है वो उसका लोगों के मन मानस में। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल की धड़कन बन चुके हैं। और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, 10 मार्च को जनता जवाब देगी। यश जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, वो तो अभी से क्विट कर रहे हैं, अभी तो 3 दिन शेष है, इनको बता दीजिए आ रहे हैं अखिलेश, अभी 3 दिन शेष है, आ रहे हैं अखिलेश, अभी से क्विट ना करें, सुन ले पूरी बात। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने लगातार एक ही बात करी है, झूठ और सच का चुनाव है। ये झूठे लोगों के साथ में सच्चे लोगों का चुनाव है। हम सच बात कह रहे हैं, ये झूठ बात कह रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहे थे, मैं लगातार इनसे सवाल पूछ रहा था, कौन सी जमीन अधिग्रहित करी इन्होंने, कौन सी डीपीआर इन्होंने तैयार करी, कौन सी योजना इन्होंने बनाई। पुरानी सरकारों के काम को अपनी उपलब्धि बताने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनकी सोच ही उतनी विकसित नहीं है कि जनता को कुछ ये दे पाए। इसीलिए लगातार 15 साल जहां भी इन्होंने शासन किया, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है नहीं। हमारे पत्रकार साथी बोल रहे थे कि ऑक्सीजन को लेकर के कोई काम नहीं हुआ, कोई वादे नहीं हुए। हमने अपने 12 से 17 के बीच में, मैं पहले ही कह चुका कि 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान हासिल किया हमने। वो 5 करोड़ पौधों ने क्या किया? ऑक्सीजन ही देने का काम किया। ऑक्सीजन बैंक उत्तर प्रदेश में बना और इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कीमत सबने समझी है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात हो रही थी रोजगार को लेकर, 22 लाख अकेले आईटी सेक्टर में रोजगार देने की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है, केवल आईटी सेक्टर में। पुलिस भर्ती की अलग बात है, सेना में भर्ती की अलग बात है कि सेना में भर्ती के लिए हम लोग दबाव बनाएंगे और काम करेंगे। सैनिक स्कूल खोलेंगे जिसके माध्यम से अच्छी शिक्षा देने का काम होगा, अन्य व्यवस्था करेंगे। हमने लगातार विकास के ही वादे किए। 12 से 17 में जो वादे किए थे वो भी पूरे किए, और अब 22 से 27 के बीच में भी जो हमने वादे किए वो पूरे करके दिखाएंगे। बच्चों को लैपटॉप देकर के हमने तकनीक से जोड़ा, टेक्नोलॉजी से जोड़ा, और डिजिटल इंडिया की जो बात कहते थे वो केवल बात करते थे, हमने करके दिखाया, उनके कहने से पहले करके दिखाया। एम्स के लिए 2-2 जगह दी हमने
अमेठी में भी और गोरखपुर ठीक में है। भी, चलिए, लेकिन उन्होंने बनाने यश। में ही 5 साल लगा दिए। ये झूठे लोगों ने केवल जनता को गुमराह करने का काम किया। ठीक, ठीक है। इन्होंने हाई कोर्ट में गलत हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दिया, चलिए विधानसभा में गलत बात की। यश जी, हमारे पास समय की कमी है, अपनी बात पूरी कीजिए जी। चलिए ठीक है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल वादे तमाम, अभी भी वादे सबने अपने अपने गिनाए हैं और दावे भी तमाम जीत के तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन उन दावों में कितना दम है, इस चीज का इंतजार हम सभी को है और वो इंतजार 10 तारीख को खत्म हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किसके दावे में सच्चाई है। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।